team camera wise okay. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी आज एनटीबी के हवाले से स्टार्ट लेंगे। एनटीबी के हवाले से सबसे पहले जैसे एक ग्लैंड की डेफिनेशन है। ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ग्लैंड बायोलॉजिकल साइंसेज में, आगे मेडिकल साइंसेज में आप एक ऐसा टर्म है ग्लैंड, सीक्रीशन और जूस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लैंड। जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करे ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्लैंड कहेंगे, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो टिश्यूज हो, चाहे आर्गन हो कोई, दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंड, उससे हम कहेंगे ग्लैंड कहेंगे। तो ग्लैंड्स जैसे हमने कल भी नोट किया था कि जैसे एक ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्ट ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरे ग्लैंड जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं, जिनमें कोई डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट लेस ग्लैंड्स हैं, जिनकी सीक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। सीक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, एंड हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। एक पार्ट में हार्मोन जैसे प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंटर होते हैं, उसके बाद उस साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन जो बहुत दूर होती है, वहां पे जाके अपना जो टारगेट सेल है उस पर कोई इफेक्ट होगा, कोई एक्शन दिखाएंगे। तो इस तरह से जो केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, यानी जो केमिकल एक स्ट्रक्चर से रिलीज हुए उनका मैसेज जाके दूसरी किसी सेल पे जो इसका इफेक्ट होता है, ये केमिकल मैसेंजर है, जिनकी डिफरेंट केमिकल नेचर होती है। आज जैसे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मेन टॉपिक है द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। तो सबसे पहले जैसे ये ग्लैंड की डेफिनेशन है, ग्लैंड की डेफिनेशन है। सबसे पहले ग्लैंड की डेफिनेशन है कि ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स आर टिश्यूज आर glands that produce and release some products called secretion। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ग्लैंड्स जो सीक्रीशन और जूस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्रीशन और जूस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ग्लैंड्स। तो टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे एक एक्सोक्राइन है, दूसरे एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड एज, इन्हें डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिनके यहाँ कोई डक्ट होगी जिसके जरिए वो सीक्रीशन एक पार्ट से या जहां से प्रोड्यूस हुई वहां से दूसरे पार्ट तक सीक्रेशन डक्ट के जरिए जाएगी। और दूसरे जिन्हें हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड है, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होगा, डक्टलेस ग्लैंड है, नो डक्ट। डायरेक्टली इनकी सीक्रेशन जो है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनकी सीक्रेशन दाखिल होगी। ब्लड स्ट्रीम में कोई भी जैसे डक्ट नहीं होता है, तो इन्हें हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, सीक्रेट केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स, सेल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अदर पार्ट्स यानी जो उनका एक साइट ऑफ, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एक साइट ऑफ प्रोडक्शन है, जिस सेल से स्ट्रक्चर से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, देन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद यही जो सीक्रेशन है जाके किसी दूर जाके टारगेट सेल को जाके इफेक्ट करते हैं। ये टारगेट सेल है, जहाँ पे टारगेट सेल, टारगेट सेल इस वजह से हम वर्ड यूज करें बिकॉज हार्मोन्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। हार्मोन सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट सेल के ऊपर उसका अपना एक्शन दिखाएंगे, उसके अलावा बॉडी में भले ब्लड स्ट्रीम में पड़ा रहे, ब्लड सर्कुलेशन में ये हार्मोन पड़े रहे, बट किसी भी दूसरे किसी सेल पे जो इसका टारगेट नहीं है उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल है, ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल है, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल। ये जो हार्मोन यहाँ पे जहाँ पे सीक्रेट हुआ और ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद टारगेट सेल है उस पर जाके एक्शन करता है। तो ऐसे रिसेप्टर्स कहाँ होंगे जो आज हम जैसे डिस्कस भी करेंगे इनको। हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर है, तो स्मॉल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच अफेक्ट इन लो कंसंट्रेशन। भले इनका अगर लो कंसंट्रेशन भी हो तभी बॉडी पे एक बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज essentially a chemical messenger that transport a signal from one cell to another cell। जैसे देखें
ये एक जो सेल था या जो टिश्यू है जो जिसने हार्मोन प्रोड्यूस किया, इस हार्मोन का कोई ना कोई यकीनन इसका रोल होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई एक्शन होगा। वो एक्शन जाके इस सेल टारगेट सेल पे आता है। तो यानी इस सेल ने अपना जो मैसेज इस सेल को दिया, तो ये केमिकल मैसेंजर है, केमिकल ट्रांसपोर्ट सिग्नल फ्रॉम। और सिग्नल की नेचर क्या है? सिग्नल की नेचर है केमिकल, सिग्नल की नेचर है केमिकल। जैसे हमने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रो पहले होते हैं और देन जो सिग्नल ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वहां पे जैसे हमने न्यूरॉन के अंदर पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल कौन सा था? न्यूरोट्रांसमीटर है वो। अब न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से मैसेज जाके दूसरे न्यूरॉन को दे रहे थे, या जैसे न्यूरॉन से इफेक्टर सेल को दे रहे थे। यहाँ भी क्या है कि एक जैसे जो सेल होता है जो मीन्स केमिकल आर जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, वही हार्मोन्स जो जाके किसी दूसरे सेल पे इस पे जाके इफेक्ट अपना दिखाएंगे, या ये जो टारगेट सेल है इसको इसकी फिजियोलॉजी पे इफेक्ट होगा, तो इसे कहेंगे ये केमिकल मैसेंजर है। इट हैज इफेक्ट एट द साइट, साइट की मीनिंग जगह या प्लेस, वेयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। कहाँ मौजूद होंगे? जो आज जैसे हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म पे भी हो सकते हैं, कुछ के जो रिसेप्टर्स है न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। बहरहाल ये आगे की बातें हैं। तो रिसेप्टर के साथ जब पर्टिकुलर हार्मोन जब बाइंड होगा तो ही उस हार्मोन का एक्शन होगा, अदरवाइज भले ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहे, रिलीज होते रहे, इसमें जैसे सर्कुलेट होते रहे, बट सवाए स्पेसिफिक उसका जो टारगेट होगा उसके अलावा बाकी बॉडी में किसी भी जैसे सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कितने हार्मोन रिलीज, कोई तादाद नहीं होती है। वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सबकी सीक्रेशन उनके अपने अपने फंक्शन टारगेट होते हैं, और ये जैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनकी एक रेगुलेशन होती है। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत जैसे पढ़ा है कि हर हार्मोन का रिलीज होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जब एक हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज या सीक्रेट हो रहे हैं, अपना एक्शन दिखा रहे हैं, तो दूसरे हार्मोन उस वक्त पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर हार्मोन जैसे यकीनन जो है वो उस वक्त रिलीज नहीं होते, या उनकी सीक्रेशन इनहिबिट भी होती है। तो हर हार्मोन की पर्टिकुलर टाइमिंग होती है रिलीज होने की, कब कौन सा रिलीज होगा इसका भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके जरिए कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है। तो ये सारी चीजें फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होती है या रेगुलेट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसके जरिए। तो बहरहाल ये जो सारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं जो बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है। अब हम थोड़े से आगे टॉपिक एनटीबी के टॉपिक पे आते हैं। एनटीबी के टॉपिक, अच्छा कल जैसे हमने ये डेफिनेशन भी ऐसे पढ़ी थी कि एक हार्मोन सीक्रेटिंग जैसे एंडोक्राइन पार्ट है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जो टारगेट होंगे, स्पेसिफिक टारगेट होंगे, जाके उनको जाके मुतासिर करता है। जो इस हार्मोन के टारगेट नहीं है उन पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये हार्मोन जो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो ये टारगेट ही नहीं होगा। टारगेट नहीं होगा तो इस सेल पे कोई एक्शन नहीं होगा। जब ये हार्मोन उसके रिसेप्टर इस टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे यकीनन तो इस पे एक्शन होगा, और इस पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। यही रीजन है कि हार्मोन सारे स्पेसिफिक नेचर है। एक स्टूडेंट बार बार जैसे पूछता है कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर आर्टरीज किस पेज पे है? आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट ने, थोड़ी से आप सोचें, ऐसे जो है ना, तो थोड़ा सा बुक को ओपन करें, आप खुद ओपन करें कि है या नहीं है। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये चीजें आपकी बुक में नहीं है, काम की नहीं है। मैं आपको ये बता जा रहा था कि ये हार्मोन है और ये उसके टारगेट होते हैं। एग्जाम्पल दिया था, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ये डायग्राम दिन का है, जरूरी नहीं। हम तो आपकी अच्छी एक्सप्लेनेशन की खातिर ऐसी इलस्ट्रेशन होती है आप यहाँ पे लेके आते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो उसमें यकीनन ये नहीं है। जो नहीं है तो आप क्यों क्वेश्चन करते हैं? जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि 3+2=5, और स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है 3+2=4 क्यों नहीं? ऐसे सवाल नहीं है, ठीक है। जो आपकी बुक में है आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन की खातिर यहाँ पे हम देते हैं। इतने मैसेजेस उसके आए कि ये डायग्राम का है, बताएं डायग्राम का है। काइंडली आप ऐसे ना सोचें कि ये डायग्राम कहाँ है, डायग्राम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें आपको हम दिखा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है।
एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए जो है ये ऐसी इन चीजों की हम सपोर्ट ले रहे हैं ताकि ये चीजें आप तक जो है आसानी से समझ में आ सके। तो अगेन वापस आते हैं कि एक जैसे सेल एंडोक्राइन सेल है, उसकी सीक्रेशन जिसे हम कहेंगे हार्मोन, हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद उसका एक पर्टिकुलर टारगेट सेल होगा, उसी टारगेट सेल पे जाके वो एक्शन अपना दिखाएंगे। बाकी जिस पे रिसेप्टर नहीं है तो मीन्स उसके साथ ये हार्मोन बाइंड ही नहीं होगा। जब हार्मोन बाइंड नहीं होगा तो इस पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे कि लाइक इस तरह से हार्मोन जो है वर्क करते हैं। हर एक हार्मोन का एक खास जैसे हार्मोन और उसका एक टारगेट आर्गन है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में एसटीबी में भी मौजूद है कि हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, उस पर जाके उसका एक्शन होता है। जैसे अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं जो आप यकीनन जवाब देंगे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच कहते हैं, उसका टारगेट क्या है? जैसे आप स्टूडेंट्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच जिसे कहते हैं उसका टारगेट क्या है? किडनी, किडनी है जो, तो यानी एडीएच अगर सर्कुलेशन में होगा तो बाकी सेल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका टारगेट होगा वो एडीएच होगा। तो इसी तरह से होपफुली आपने ये ऐसे जो सीख लिए होंगे कि हार्मोन होता क्या है और किस तरह से वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज के, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स क्या होती है। केमिकल नेचर के हवाले से जैसे एसटीबी और पीटीबी और एनटीबी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस और वेरिएशन है। ओवरऑल जो भी चीजें हैं जो हम उनको डिस्कस करेंगे, बट सबसे ज्यादा चीजें जो है वो एनटीबी के अंदर है, नेशनल टेक्स्ट बुक के अंदर इसमें ज्यादा है। जैसे पीटीबी के अंदर 4 कैटेगरीज वेरी क्लियरली दी गई है, और इसी तरह से अगर आप एसटीबी में आप जैसे देखें उसमें जो कैटेगरीज के हवाले से एक स्टीरॉयड हार्मोन है, दूसरे हैं नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर जो नेचर है हार्मोन्स की, वो एक होती है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड और सिंगल अमाइनो एसिड होता है, दूसरे होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, तीसरे होते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। तो 3 कैटेगरीज जो है नॉन नॉन स्टीरॉयड हार्मोन की होंगी, एक है स्टीरॉयड हार्मोन की। तो इसमें थोड़ी सी एक एडिशनल पॉइंट है वो जो है जैसे हम डिस्कस करते हैं, इस एक हार्मोन का अगर ब्रॉडर कैटेगरी में हम केमिकल नेचर को डिवाइड करें तो केमिकल नेचर क्या है? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स जो है उनकी एक नेचर होती है स्टीरॉयड, स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन स्टीरॉयड। दूसरे हार्मोन होंगे वो नॉन स्टीरॉयड, यानी स्टीरॉयड के नहीं बने होंगे तो देन किसके होंगे? देन उसकी फर्दर जो कैटेगरीज में जैसे एक है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, और इसी तरह से दूसरे शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड जिन्हें पेप्टाइड कहेंगे, और तीसरी जो है लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जिसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। तो ये नॉन नॉन स्टीरॉयड की कैटेगरीज आ जाएगी, स्टीरॉयड जो जस्ट एक है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे पीटीबी के अंदर ऐसी 4 कैटेगरीज दी गई हैं। और यहाँ पे एक थोड़ी सी एक एडिशनल पॉइंट है, ये आपको थोड़ी सी नोट करनी है, याद करनी है। जैसे सबसे पहले ऑल हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस varying structure complexity chemically they belong to following categories। कौन सी कैटेगरीज है? जैसे एक है स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी। स्टीरॉयड आपने जैसे पढ़ा है चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर बायो मॉलिक्यूल में, स्टीरॉयड लिपिड का टाइप है, लिपिड इन नेचर है। हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कार्टेक्स टेस्टिस ओवरीज प्लेसेंटा आर कंपोज्ड ऑफ स्टीरॉयड। और कौन से जैसे हार्मोन है कार्टिसोल स्टीरॉयड है, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जिन्होंने थोड़े बहुत इनके बारे में नॉलेज है यकीनन उनको पता है कि ये हार्मोन के नेम है, चैप्टर 3 एसटीबी के अंदर भी मौजूद है। ये स्टीरॉयड जो लिपिड का टाइप है, स्टीरॉयड जो लिपिड का एक टाइप है उसके बने हुए, केमिकल नेचर इनकी जो है स्टीरॉयड नेचर है। तो इस पे हम देखिए, हम क्या ज्यादा टाइम में सिंपली आपको क्रेमी करनी है या मेमोराइज करना है कि स्टीरॉयड हार्मोन की कौन सी कैटेगरी है। तो आप ये ना पूछें कि ये क्यों है, तो भाई है, बायोलॉजी के अंदर ऐसे सवाल होते हैं। ये कैटेगरी है जिनको आपको याद करनी है कि स्टीरॉयड हार्मोन कार्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सारे स्टीरॉयड इन नेचर है। और प्रोटीनियस हार्मोन यानी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, मोर देन 300 अमाइनो एसिड जो होते हैं, ऐसे हार्मोन जिनकी जो कंपोजिशन में 300 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड
Venous hormone, somatic hormone, and gonadotropic hormones are secreted by anterior lobe of the pituitary gland, and insulin hormone is secreted by the pancreas. ये सारे प्रोटीनियस हार्मोन की कैटेगरी में है, जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मोर देन 100 अमाइनो एसिड, उस कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे जैसे प्रोटीनियस हार्मोन। और जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ये भी अमाइनो एसिड के बने हुए, ये भी अमाइनो एसिड के बने हुए, बट ये 3 से लेकर तकरीबन 200 अमाइनो एसिड तक होते हैं। जो ये ऐसी फिगर जो कहीं आप किस बुक में लिखी है, नहीं लिखी है, किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है। होता है कि पेप्टाइड हार्मोन जो है तकरीबन 3 to तक होते हैं। These include melanocyte, melanocyte stimulating hormone, oxytocin, vasopressin, adrenocorticotropic हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन है या पैराथार्मोन, आगे सारी ये इनके नेम अभी जो आप पढ़ रहे हैं इनके सब के हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। बस थोड़ा ये आगे टॉपिक सब हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड आता जाएगा तो उसकी कैरेक्टर को भी देखते जाएंगे और ये पढ़ेंगे। ये सब एनटीबी की हेडिंग्स है उनमें मौजूद है। तो यानी एक आपने स्टीरॉयड हार्मोन पढ़ा जिस पर लिपिड है, या पेप्टाइड हार्मोन है, ये प्रोटीनियस हार्मोन लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड के बने हुए, और पेप्टाइड चार्ट कितनी ज्यादा से 3 to 200 अमाइनो एसिड जो होते हैं हार्मोन को हम कहेंगे पेप्टाइड। अब जैसे एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे मॉडिफाइड अमाइनो एसिड भी कहते हैं। तो जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है सीक्रेटेड इसमें अक्सर जो शॉर्ट ट्रिक है कि IEN जो है ये सफिक्स जिसमें होता है वो जैसे तकरीबन जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव या मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है उनकी नेचर है। तो ऐसे अमाइनो ये सिंगल मोस्टली इनमें सिंगल अमाइनो एसिड होता है। तो इसे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स इसे हम कहेंगे ये कैटेगरी थायरोक्सिन वाली है, ठीक है। इसी तरह से जो नई पॉइंट है जो लाइक पीटीबी या एसटीबी में नहीं है, ये कैटिकोल अमाइन है। कैटिकोल अमाइन में क्या है, जैसे कैटिकोल एक ऑर्गेनिक रिंग बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं प्लस में एक अमाइनो एसिड अटैच होता है, तो इसे हम कहते हैं कैटिकोल अमाइन कहते हैं। तो खास तौर पे जैसे इपिनेफ्राइन है, नार इपिनेफ्राइन है, ये जो हार्मोन्स है इनकी कैटेगरी है कैटिकोल अमाइन की नेचर होती है। बिकॉज एक बेंजीन रिंग कैटिकोल बेंजीन रिंग है जिसके साथ 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप भी अटैच होता है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कैटिकोल अमाइन, ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर सीक्रेटेड बाय एड्रीनल मेडुला। डोपामिन जो एक जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी भी कैटेगरी जो है कैटिकोल अमाइन की है। कैटिकोल अमाइन की हमें थोड़ी डेफिनेशन होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैटिकोल की मीनिंग है बेंजीन विद 2 हाइड्रोक्सिल साइड ग्रुप्स नेक्स्ट टू ईच अदर एंड अ साइड चेन ऑफ अमाइनो ग्रुप की भी एक साइड चेन होती है, इसे हम कैटिकोल अमाइन कहेंगे। तो इस तरह से यानी ये डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर इसको सबको अगर आप वेरी सिंपल टर्म्स में आप देखें सिर्फ 2 कैटेगरीज नजर आएंगी। कौन सी? एक है हार्मोन्स जिनकी लिपिड इन नेचर है और दूसरे हैं प्रोटीन इन नेचर, अमाइनो एसिड इन नेचर। तो हर एक हार्मोन का जो एक्शन होगा, एक्शन किस पे होगा? टारगेट सेल पे। तो टारगेट सेल पे ये हार्मोन किस तरह से अपना एक्शन दिखाते हैं, अब वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। अब हमारी वो नेक्स्ट हेडिंग हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, हाउ हार्मोन्स जो है ये एक्ट, हार्मोन्स किस तरह से एक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं कि जैसे एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, उसका एक्शन किस तरह से होता है। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे हार्मोन सीक्रेटिंग सेल से कोई भी हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे ये रिलीज हुआ है, ये हार्मोन है, हार्मोन रिलीज होके आगे टारगेट सेल तक आया, ये टारगेट सेल है जहां पे इस हार्मोन का एक्शन हो रहा है, ये टारगेट सेल है। ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन, टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है, सेल मेम्ब्रेन से भी क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये किस स्टीरॉयड क्या है, लिपिड इन नेचर है। लिपिड इन नेचर होने की वजह से ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद जैसे ये हार्मोन साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में
साइटोप्लाज्म में इसको रिसेप्टर्स इसके अगर होंगे तो आगे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे बुक के अंदर जैसे एसटीबी बुक है, एसटीबी बुक है, उसके अंदर जैसे आप देखेंगे वेरी क्लियर कि इसका एक रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में। रिसेप्टर और हार्मोन जब बाइंड होंगे तो रिसेप्टर प्लस हार्मोन होंगे तो उसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगे, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर जब ये कॉम्प्लेक्स बनाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगे, टारगेट सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, कोई पर्टिकुलर जीन होगा उसको जाके एक्टिवेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, तो इस जीन को ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके एक्टिवेट करेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके अंदर आया था, तो इसने जाके देन एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज जीन, जीन को एक्टिवेट किया। और जाहिर है डीएनए से आगे क्या बनता है, डीएनए से आगे आपको पता है जैसे मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से आगे एमआरएनए बनेगा इसी सेगमेंट में से, और एमआरएनए यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं उनके पास ये एमआरएनए आएगा, और राइबोसोम में जब जैसे एमआरएनए आएगा यकीनन तो उसके रिजल्ट में एक न्यू प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंजाइम वगैरह या कोई भी प्रोटीन्स हैं जो इस सेल की फिजियोलॉजी को ये चेंज करेंगे, इसकी मेटाबॉलिज्म को चेंज करेंगे। तो ऐसे हार्मोन को हम कहेंगे स्टीरॉयड हार्मोन। सच हार्मोन इज कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन है स्टीरॉयड है जो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल उसको भी इसने क्रॉस किया। देन साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में इसको रिसेप्टर मॉलिक्यूल मिला, रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है क्या। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, पर्टिकुलर एक पार्ट या सेगमेंट डीएनए का होगा, उसके साथ ये इसकी बाइंडिंग होगी। जैसे बाइंडिंग होगी तो उस डीएनए में से एक मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए बनता है। वो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए यहाँ से निकल के न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास आएगा, और राइबोसोम, राइबोसोम आपको पता है जिन्हें हम कॉमनली कहते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। न्यू प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे जो इस टारगेट सेल की फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे। इस तरह से यानी इस हार्मोन का एक्शन इस टारगेट सेल पे होता है, तो इस तरह से होता है जो हम कहेंगे ये स्टीरॉयड हार्मोन। दूसरे जो होते हैं नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, दूसरे जो हार्मोन्स हैं जो जिन्हें हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो यकीनन नॉन स्टीरॉयड हार्मोन एक प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन प्रोटीन या अमाइनो एसिड के बने होते हैं। अमाइनो एसिड आर जो इसमें अमाइनो एसिड आर प्रोटीन से नेचर है, तो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जैसे ये एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, दिस इज नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। ये एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन है। ये डायरेक्टली टारगेट सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। जैसे ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल है, इसके साथ ही इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं इंटर हो सकता है? दो यहाँ पे आप जैसे देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट और की इवेंट्स हैं। स्टीरॉयड हार्मोन टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और ये जो है क्रॉस नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे इसके अंदर जैसे फास्फोलिपिड्स होते हैं, ये लिपोफिलिक नेचर होने की वजह से इसको ये क्रॉस कर देते हैं। और जैसे नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, तो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो लिपोफोबिक है, लिपोफोबिक है, वाटर सॉल्युबल तो होते हैं बट लिपोफोबिक है, यानी लिपिड के लेयर को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। इस वजह से ये हार्मोन यहीं पे रुक जाएंगे, और इस हार्मोन को यहाँ पे एक रिसेप्टर के साथ जो है इस टारगेट सेल के अंदर, जैसे आपने पढ़ा है टारगेट सेल के रिसेप्टर होते हैं, टारगेट सेल के रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड करते हैं। टारगेट सेल के
अंदर जैसे इसके जो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल इसके साथ ये हार्मोन आके बाइंड करेगा। ये हार्मोन सबसे पहले इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन में है, इसके साथ आके बाइंड होगा। ये रिसेप्टर है जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर मौजूद है, रिसेप्टर। तो ये हार्मोन और रिसेप्टर, जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनएक्टिव एंजाइम होता है। ये इनएक्टिव एंजाइम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम, अब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। एक्टिव फॉर्म अब एंजाइम होगी तो इस एंजाइम की जो शेप जरा थोड़ी चेंज हो जाएगी, और इस एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। एक्टिव एंजाइम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम है, एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम है, एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। हार्मोन, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन था, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक इनएक्टिव एंजाइम था, वो एक्टिव एंजाइम हो गया, जिसका नेम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। अब इस एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का रोल होता है स्टार्ट। एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का काम होगा, इट विल कन्वर्ट एटीपी, एटीपी को एक CAMP में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सी स्मॉल है, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक। साइक्लिक जैसे एटीपी आप सबको मालूम है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है, और ये है एडिनोसिन, ये भी फास्फेट है बट मोनोफॉस्फेट है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक, साइक्लिक एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करेगा। CMP एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करेगा। अब देखें सेकंड मैसेंजर, तो यकीनन हमारे जहन में होगा कि फर्स्ट मैसेंजर कौन है। फर्स्ट मैसेंजर ये हार्मोन है जो सेल टारगेट सेल के अंदर इंटर ही नहीं हुआ, ये फर्स्ट मैसेंजर था। सेकंड मैसेंजर क्या है, उसने अपना मैसेज जैसे ट्रांसड्यूस किया, जैसे ये मैसेज जो हार्मोन ने देना होता है, अब ये खुद जैसे हार्मोन जो है इस टारगेट सेल के अंदर नहीं हुआ, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की मैकेनिज्म कहलाती है। यानी जो केमिकल नेचर जिस हार्मोन की थी, वो हार्मोन तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर जो मौजूद है उसके साथ ये बाइंड हुआ है, बट ये इसका जो सिग्नल या मैसेज या कमांड या ऑर्डर जो भी फंक्शन था, अब वो कौन करेगा, सेकेंड मैसेंजर एक जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ये जो है इस टारगेट सेल पे इफेक्ट करेगा, जो भी इस हार्मोन का एक्शन होगा वो अब सेकेंड मैसेंजर के जरिए परफॉर्म होगा। सेकेंड मैसेंजर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, एक दो नहीं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक के बाद दूसरा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे, और देन जाके इससे टारगेट सेल की फिजियोलॉजी या इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, उस पर इफेक्ट होगा। तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप यकीनन देखेंगे कि जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, वो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो है इस सेल मेम्ब्रेन की रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो निकल के यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे आया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आया, जहाँ पे भी रिसेप्टर है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों के अंदर है, बट हमारे जैसे बुक्स में रिसेप्टर्स जो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाए गए, देन ये बाइंड होंगे तो उसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, देन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन को एक्टिवेट करेगा। इस जीन के छोटे से पोर्शन या टुकड़े में देन एक बनेगा एमआरएनए का मॉलिक्यूल। एमआरएनए का मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, कहाँ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म आप स्टूडेंट्स को पता होगी यकीनन, प्रोटीन किस तरह से बनते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से आगे जो है प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने के अमल को हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट को थोड़ा सा याद है ना, डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा, डीएनए से एमआरएनए, यासिन साहब, जिशन साहब, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्ट mRNA से प्रोटीन बनेंगे तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। एग्जैक्टली, यू आर राइट, करेक्ट। आपने जैसे पढ़े, कब पढ़े? फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर ये हेडिंग्स मौजूद है। इंटर में आप जब एसटीबी में आएंगे तो चैप्टर 6 के अंदर इनकी डिटेल भी मौजूद है। तो ये जो जैसे डीएनए से एमआरएनए बनने के अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इस तरह से होपफुली आपने ये थोड़ा सा समझ लिया। ये बेसिक है, थोड़ी सी इसमें एडिशन होगी। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि एडिशन क्या होती है। ये जो बेसिक है, हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, उनके साथ बाइंड हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट किया, उसमें से एमआरएनए से बना राइबोसोम में। और यही प्रोटीन और एंजाइम जो होगा इस सेल की फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या है, जो है कभी भी सेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे, टारगेट्स होंगे उसी के हार्मोन करने के लिए टारगेट रिसेप्टर है, आपको पता है। रिसेप्टर और हार्मोन जैसे यहाँ पे बाइंड करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनएक्टिव जो होता है वो एक्टिव हो जाएगी। इसका नेम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का अध्ययन काम क्या होगा? एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएएमपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एडिनोसिन काम कर रिएक्शन इंटरमीडिएट आगे और भी डिफरेंट केमिकल्स बनेंगे जो इस यकीनन इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इसको जो इफेक्ट करेगा, चेंज ले आएगा। तो इस तरह से दो मॉडल है। अब हम इनकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि क्या क्या इसकी इलस्ट्रेशन है। जैसे ये स्टीरॉयड हार्मोन का जैसे मॉडल है। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे आपने देखा, स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन साइटोप्लाज्म में आया। और जैसे रिसेप्टर मैंने आपको बोला ना, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो लिखते हैं कि साइटोप्लाज्म में भी रिसेप्टर, न्यूक्लियस में भी रिसेप्टर हो सकते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके साथ जब बाइंड करेंगे वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। हार्मोन रिसेप्टर ये कॉम्प्लेक्स है, डीएनए की एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसको जाके एक्टिवेट करेगा, फिर उसमें एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आएगा, राइबोसोम के साथ जब एमआरएनए बाइंड होगा तो न्यू प्रोटीन आ रहा है, जो है एक स्टीरॉयड हार्मोन है। और दूसरा जो नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन के हवाले से जैसे आप देखें, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन जो फर्स्ट मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर जैसे सीएमपी है। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन जो खुद है, जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड का बना है। जैसे देखें ये प्रोटीन के इसके इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर, जैसे हार्मोन की आप शेप देखें और रिसेप्टर को जिसको रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। अगर यहाँ पे जैसे हार्मोन की शेप इस तरह की है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा, हार्मोन की शेप इस तरह की है तो ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा। तो देखें हार्मोन इस तरह का है तो रिसेप्टर भी इसके लाइक उसमें कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए तो ताकि इसमें जो ये बाइंडिंग होगी, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं होगी। आपने जैसे इससे पहले न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से भी आपने जैसे क्वेश्चन देखा कि हर एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसको उसके अलग रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ वो बाइंड करता है, तो ही जो है कि नेक्स्ट सेल में जो है आपकी एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी तरह से हर एक हार्मोन जो होता है उसको जो टारगेट सेल होगा उसके पास रिसेप्टर्स का होना जरूरी है। जैसे आपने स्टीरॉयड हार्मोन में देखा, ऐसे रिसेप्टर कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में नहीं। तो सबसे पहले ये हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन रिसेप्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? टारगेट सेल की। तो ये रिसेप्टर्स जब इसके साथ बाइंड होंगे तो ये इनएक्टिव एंजाइम है, अब ये एक्टिव फॉर्म हो गई। ये इनएक्टिव एंजाइम था, अब ये इसकी एक्टिव फॉर्म हो गई, एक्टिवेटेड एंजाइम, जिसका नेम क्या है? साइक्लेज एंजाइम है। साइक्लेज एसी है तो यानी एंजाइम है। एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा? एटीपी को सीएमपी में
कन्वर्ट करेगा। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो सेकंड मैसेंजर है, और सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, इससे सेल की, टारगेट सेल की जो है, जाहिर है उस पर जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो कौन करेगा, ये सेकंड मैसेंजर। तो आप बताएंगे ये कौन सा हार्मोन हो सकता है, थोड़ी सी आप रीजनिंग इस्तेमाल करें, नाम नहीं लिखा हुआ है। जेठन साहब, यासिन साहब, आखिरी बस से आपसे पूछ रहे हैं फिजिक्स, ये इंसुलिन, ग्लूकेगोन, 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 एग्जैक्टली राइट, जिसे आपको पता है, तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन का एक्शन। बहरहाल कल हम इसको आगे मजीद और भी एक और भी टाइम ये दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा प्रोसेस है। अब आपकी थोड़ी फिजिक्स की क्लास का टाइम है, सी यू गाइस नेक्स्ट।